सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होगी BPCC 105 मनोवैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च। तो हम लोग को ये बुक स्टार्ट करनी है और इस बुक के कुछ आगे की चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये बुक में है हमारे 10 यूनिट्स, 10 इकाई हैं और जो कि बुक बटी है हमारे 4 पार्ट्स में, 4 खंडों में। सो खंड 1 है हमारा व्यवहारिक शोध में वैज्ञानिक शोध और अनुभवजन्य विधियाँ। तो हम आपको ये बात बता दें कि आपको अगर BPCC 106 पढ़ना है और आप पढ़ोगे ही, मानी बात है, तो हम आपको ये राय देंगे आप BPCC 105 पहले पढ़ लो, क्योंकि उसमें उस बुक का थोड़ा सा समअप टाइप का एक कंक्लूजन दिया हुआ है। तो आप कंक्लूजन नहीं डिस्कस, कंक्लूजन दिया हुआ है एक तरह का, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज़ों को, BPCC 106 की चीज़ों को समझना। तो शोध को हम लोग थोड़ा सा पहले लेते हैं। शोध किसी भी विषय में क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मनोविज्ञान में भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए शोध किया जाता है। वर्तमान पाठ्यक्रम में हम मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक शोध पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पाठ्यक्रम में पहली इकाई में शीर्षक है व्यवहारिक शोध में वैज्ञानिक शोध और अनुभवजन्य तरीके, और यह इकाई बाद में इकाइयों के साथ आधारशिला रखेगी, मतलब ये के लिए एक आधारशिला रखेगी जो आगे चल के आपके लिए एक अच्छा समझ आप विकसित कर पाओगे, जिसमें हम मनोवैज्ञानिक शोध की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक शोध की परिभाषा, लक्ष्य और सिद्धांत, ये 2022 जून का क्वेश्चन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझना। जब हम शोध को शब्द कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? एक बहुत बड़ी, एक ज्ञान में थोड़ा सा ज्ञान और ऐड करना शोध कहलाता है, उन सभी ज्ञान के अलावा। आप ऐसे कर लो, BPCC 104 आप पहले शोध की एक सांख्यिकी, मनोवैज्ञानिक शोध के लिए सांख्यिकी विधि आप पढ़ चुके हो, तो आप लोग को उस शोध का पहले से कुछ आइडिया है। मनोवैज्ञानिक शोध में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम शोध की परिभाषित कर ले। सरल शब्दों में शोध का मतलब है मौजूदा कोर्स में कुछ जोड़ना। शोध शब्द फ्रेंच के रिसर्चे से लिया गया, जिसका अर्थ है कि यात्रा करना या सर्वेक्षण करना। शोध को एक जांच के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो कि केवल महत्वपूर्ण है बल्कि जटिल भी है। शोध एक नियंत्रणपूर्ण विश्लेषण के रिकॉर्डिंग के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो प्रवृत्ति के उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित है। इस विश्लेषण और रिकॉर्डिंग के परिणाम के आबादी और सामान्यीकरण हो सकता है और इन सिद्धांतों का विकास भी हो सकता है। शोध के लिए कुछ परिभाषा है, तो शोध के लिए हम कहेंगे क्लिंगर की परिभाषा बेस्ट होती है, आप इसी को तोता की तरह याद करो। प्राकृतिक घटनाओं के बीच निर्धारित संबंधों के बारे में की गई सिद्धांत और परिकल्पना द्वारा निर्देशित, सिद्धांत और परिकल्पना द्वारा निर्देशित, मतलब ये आपके निर्देश होते हैं। एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक जांच, जिसमें आलोचनात्मक भी होती है, के रूप में परिभाषित किया गया। शोध को सरल शब्दों में किसी समस्या का उत्तर खोजने के लिए व्यवस्थित जांच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बंस को नहीं, कलिंगर की आपको तोता की तरह याद कर लो। शोध में उपरोक्त परिभाषा में से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। यह प्रकृति में व्यवस्थित है, इसमें मतलब है कि इस मनोवैज्ञानिक शोध व्यवस्थित होने के साथ साथ प्रकृति में भी वैज्ञानिक भी है और एक पैटर्न और वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह महत्वपूर्ण है कि शोध व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों से किया जाए, तभी वो शोध माना जाता है। वैज्ञानिक तरीके से माना जाएगा तभी तो मनोवैज्ञानिक शोध होगा। और सुनिश्चित किया जाए कि शोध को प्राप्त और परिणाम भरोसा किया जा सकता है कि उसमें कितनी वैलिडिटी है, वैधता और विश्वसनीयता है, जो कि शोध के परिणामों को विश्वास करता है। यह वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष है। शोध किसी एक पक्ष में नहीं हो सकता। निष्पक्षता किसी भी शोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी विषय पर व्यक्ति निष्ठता का प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि कोई अपना प्रभाव डालना चाहे शोध पर और वो ना पड़े, ताकि शोध को आंतरिक वैधता बनी रहे, नहीं तो शोध कहीं का कहीं निकल जाएगा आपका। पहले कहा जाता था कि सॉन्ग सुनने से रात को अच्छी नींद आती है। आजकल एक ऐसा शोध भी हो चुका है जिसमें यह कहा जाता है कि सॉन्ग सुनने से रात को नींद में खनन हो सकता है और नींद पर इसका असर पड़ता है, वो भी नकारात्मक, जबकि सॉन्ग से सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। जबकि ऐसे ऐसे खोजें भी आजकल चल रही है, शोध ये सब प्रभाव पड़ जाता है। समस्या के उत्तर की खोज, शोध का एक लक्ष्य होता है कि वो समस्या के उत्तर की खोज कर रहा है कि उसका किस चीज में स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए कि वो क्या खोज रहा है। कुछ समस्याएं, मुद्दे हो सकते हैं जो शोधकर्ता
सम्मुख आ सकते हैं जिसका जवाब मांगा जा सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिसे फिर सिद्ध करना रहता है कि आप क्यों खोजे, क्या खोजे और आपको क्या मिला। कि इस शोध को आप कहीं किसी के आगे प्रस्तुत भी करते हैं, जो मास्टर होता है, ऐसा थी ना शोध लिए यही सब कुछ है, यही सच है, हम ही हम हैं और कोई नहीं हमारे आगे। शोध की मदद से सामान्यीकरण किए जा सकते हैं और नियम और सिद्धांत भी विकसित किए जा सकते हैं। शोध के निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा निष्कर्षों के आधार पर नियम और सिद्धांत भी विकसित किया जा सकते हैं। वो तो शोध के ऊपर है कि आपका शोध कितना सही है। बाकी तीन चीजों पे खरा रहेगा तभी ये चौथी चीज हो पाती है। मनोवैज्ञानिक शोध के लक्ष्य क्या होता है? विवरण, यह जिसमें व्यवस्थित तरीके से व्यवहार का वर्णन शामिल है। विवरण में इस बारे में जानकारी शामिल होती है कि कहाँ और किसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। विवरण में एक निश्चित गोचर घटना या मुद्दे की पहचान की जाती है और उसका विवरण दिया जाता है। उदाहरण के लिए कर्मचारी की सुरक्षा व्यवहार को देखा और वर्णित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण, यह बताना कि निश्चित व्यवहार क्यों हो रहा है या क्यों हो रही है, घटना क्यों हो रही है, निश्चित घटना क्यों हो रही है। उदाहरण के लिए अगर कर्मचारी द्वारा एक संगठन में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा तो वह ऐसा क्यों कर रहा है के रूप में विवरण दिया जा सकता है। भविष्यवाणी, यह घटना के पीछे शोधों पर आधारित होती है। अध्ययन के तहत व्यवहार के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की जा सकती है। भविष्यवाणी में उन कारकों और सहसंबंध किया जा सकता है कि निश्चित व्यवहार की घटना से संबंधित है। उदाहरण के लिए इस बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कर्मचारी पिछले शोध में सूचना के आधार पर सुरक्षा उपकरण का उपयोग क्यों नहीं कर रहे थे। नियंत्रण भी एक शोध का एक उद्देश्य है जिसमें उपरोक्त हस्तक्षेप रणनीति की मदद से व्यवहार के बदलाव लाना शामिल है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों के बीच सुरक्षा उपकरणों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप रणनीति का विकसित किया जा सकता है। हस्तक्षेप क्या होता है इसको हम लोग अभी आराम से समझेंगे। हस्तक्षेप वो होता है जिसमें हम चलो सब बाद में बताते हैं। आवेदन, शोध को अंजाम देते हुए प्राप्त परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है और फिर इस समस्या के समाधान के साथ निर्णय लेने के लिए भी लागू किया जा सकता है। तो शोध के जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक शोध के लक्ष्य विवरण, स्पष्टीकरण, भविष्यवाणी, नियंत्रण और आवेदन। ये भी क्वेश्चन आया चुका है, जहाँ तक हमें याद है क्या कि हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम में लिख के आए थे। मनोवैज्ञानिक शोध के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक शोध के कुछ सिद्धांत है जो कि मनोवैज्ञानिक शोध की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक, पर्याप्त मनोवैज्ञानिक शोध के लिए निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। शोध का उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट तरीके से बताया जाना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि शोध उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट रूप से कहा गया है। एक विशेष रूप से शोध अभिकल्प के रूप में अन्य पहलुओं की विकल्प पर निर्भर करेगा। शोध का उद्देश्य निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करेगी। शोध प्रक्रिया प्राप्त रूप से नियोजित करने में क्या आवश्यक है जो कि ऊपर पर है। शोध अभिकल्प को शोध के उद्देश्य और उद्देश्य के आधार पर उचित रूप से चयनित करने की आवश्यकता होती है। कि उचित रूप से ऐसा नहीं कि हमारा शोध साइकोलॉजी का और हम इकोनॉमिस्ट लोग को चूज करके ले आ रहा है, तो सही से जिस पे चूज किया जाना है उसको भी ध्यान रखा जाता है। आंकड़ा विश्लेषण के लिए उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये नहीं आंकड़ा स्टैटिक्स का है और आप इकोनॉमिक्स के रूल से नाप रहे हो, या किसी भी जो गैजेट्स की जरूरत होती है उस गैजेट्स का ही आप इस्तेमाल करो। शोध प्रक्रिया के चरण, शोध विचार को विकसित करने की आवश्यकता। शोध प्रक्रिया में सबसे पहला कदम वो होता है कि सोच विचार को विकसित करना। इस प्रकार एक मुद्दे की समस्या को पहचान की आवश्यकता होती है जिस पर शोध किया जा सकता है। जिसमें शोध की प्रक्रिया को विकसित कैसे करता है, इसमें छोटी छोटी चीज़ों को बताया गया कि कुछ विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जानी चाहिए कि आसपास के प्रक्षेप करने का शोध विचार प्राप्त किया जा सकता है कि क्या दिक्कतें हैं जिसमें हम शोध विचार कर सकते हैं। फिर समस्या को बताते हुए परिकल्पनाएं तैयार करना। परिकल्पना क्या होगा, इसका हल क्या होगा, इसके बीच में समस्याएं क्या हो सकती है, परिकल्पना तैयार किया जा सकता है। शोध अभिकल्प जिसे चुनना आवश्यक है। समस्या के आधार पर शोधकर्ता उपयुक्त शोध अभिकल्प चयन करने की आवश्यकता होती है। शोध अभिकल्प की संरचना को दर्शाता है। जैसा कि कलिंगर ने कहा था कि शोध अभिकल्पों की आविष्कार शोधकर्ता का मान्य, उद्देश्यपूर्ण, सटीक और आर्थिक रूप से संभव शोध सवालों का जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। शोध विकल्प न केवल शोध समस्या का उत्तर प्राप्त करने की मदद करते हैं बल्कि विवरण नियंत्रण में भी मदद करते हैं, जिसमें वास्तविक विवरण, स्वतंत्र विवरण
से आश्रित चर के विवरण होता है। आंकड़ा का संग्रहण आप किस विधि से कर रहे हैं, क्या आंकड़ा है और किस विधि से उसको नापोगे, ये सब चीज़ों को भी इसमें मेंशन और पहले से तय किया जाता है शोध के, क्या होता है शोध के चरण में। ठीक है, प्रतिदर्श तकनीक। तो सामान्यतः प्रतिदर्श चयन क्या होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो आबादी का एक हिस्सा है, वह नमूने में शामिल होने के समान संभावना और प्रतिदर्श को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व माना जाता है। एक सामान्य आबादी में से एक लोगों को चुन लेना और उस आबादी का उसे प्रतीक माना जाता है कि आबादी यह सोची जाती है, तो इसे सामान्यतः प्रतिदर्श चयन कहा जाता है। सामान्य उद्देश्य रहित प्रतिदर्श लॉटरी पद्धति से जिसे चुना जाता है वो होता है क्या, सामान्य उद्देश्य रहित प्रतिदर्श, जिसमें कोई उद्देश्य को उसमें नहीं होता है। मेंशन व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिदर्शकरण, जनसंख्या में व्यक्तियों की एक सूची की यादृच्छिक क्रम बनाई जाती है और प्रतिदर्श का एक यादृच्छिक पूर्णांक के आधार पर चुना जाता है। प्रदर्शित अंक के अंतराल आकार को ध्यान रखते हुए, मतलब एक रूप से 50 छात्रों के लिए एक शोध के लिए 10 n का प्रतिदर्श लेना चाह सकता है। प्रतिदर्श अंक f इक्वल टू n/n, स्मॉल n बाय कैपिटल N इक्वल टू 10/50 इक्वल टू 0.2 अंतराल। बकवास 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 हटाओ। तो इसमें बहुत सारे समूह प्रतिदर्श का होता है। जनसंख्या को उस समूह में विभाजित किया जाता है जिसमें वह यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। फिर चयनित समूह में गिनने वाले सभी व्यक्तियों को लिया जाता है। एक स्कूल में सभी कक्षाओं में पांच कक्षाओं को बेहतरीन ढंग से चुना जाता है और फिर ये सभी छात्र शोध के लिए प्रतिदर्श बनाए जाते हैं। मतलब जो बेहतरीन होता है, श्रेष्ठ होता है, उसे चुना जाता है। गैर संभाव्यता प्रतिदर्श, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। आंकड़ा विश्लेषण, पहले तो हमें प्रतिदर्श चयन कर लिया आंकड़ा विश्लेषण का, फिर चरण आ गया 5 आंकड़ा विश्लेषण कैसे करना है, निष्कर्ष पाना और उसकी सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, अर्थात प्रतिदर्श प्रतिनिधि से उत्पन्न परिणाम की आबादी पर सामान्यीकरण किया जा सकता है। मतलब एकदम हर एक चीज को पहले से चरण रूप में सुनना। मनोवैज्ञानिक शोध के नैतिक मुद्दे होते हैं कि जिसमें हम लोग सामने वाले को नैतिकता पे भी ध्यान रखें और उसकी ऐसी नहीं है उसकी चीज पा गए और हम समझ गए ये मानसिक रूप से कमजोर है, ये लोगों से बात नहीं करता है, तो इसके बारे में पूरे घर में इसको ढिंडोरा पीट दे, समाज में ढिंडोरा पीट दे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाई गई है। तो उसमें क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कहाँ से चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, तो इसमें से बहुत चीज़ों को, जैसे कि अल्बर्ट का जो हम लोग प्रयोग पढ़े थे जिसमें एक छोटे बच्चे से उसको चूहे से डराया जाता था और उसको ऐसा है, तो ये क्या हुआ, अब उसकी जानकारी पूरी दुनिया में बुक में छप चुकी है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि किस चीज़ों को छापना है, किस चीज़ों को नहीं। तो फिर हर जगह चीज़ों को छुपाने के लिए गवर्नमेंट्स ने रूल बनाए, उस रूल्स को कैसे फॉलो किया गया। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने 1955 ने अपने स्वयं के नैतिक मानकों को प्रस्ताव दिया। कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या प्रस्ताव दिया, तो इसमें चीज़ें है व्यक्तियों के लिए सम्मान, लाभ और न्याय। ठीक है, फिर इसमें जो फिर आगे चल के जो एकदम स्पेशली बना वो क्या बना कि लाभ और गैर हानिकारक, जिसमें उसको लाभ और गैर हानिकारक को, ऐसा नहीं वो यहाँ आए आपके से इलाज करवाने और हानि लेके जाए आपके वहाँ से, उसका और टेंशन बढ़ जाए, उसे और एंजाइटी हो जाए और डिप्रेशन हो जाए। ठीक है, निजता और गोपनीयता बना कर रखनी है, उसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी भी है उसकी चीज। ठीक है, गुमनामी बताती है कि शोधकर्ता, इसलिए हम लोग लिखते क्या है XYZ लिख देता है कि गुमनामी रहे, ऐसा नहीं कि हम करवा लिया और फिर ये देख ले, अरे देखो देखो ये बंदा इंट्रोवर्ट है, अरे देखो देखो वो इस चीज में ऐसा है, इसका दिमाग का स्क्रू ढीला है ना। और सूचित सहमति, उसके पहले चीज़ों को बता देना है कि आपको पे हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, उसमें आपको कैसा रिस्पांस, सहमति उसकी लेनी है, सूचित की क्या करना है आपको, कैसे कैसे उसमें रिस्पांस करना है। ऐसा नहीं हम लोग करंट मरवा दे उसको और फिर बाद में बताया कि यही ऐसे ही करते हैं हम लोग टेस्ट, तो उसको पहले सूचित करना भी है। निगमनात्मक क्या है, निगमात्मक, एक सेकंड रुक जाओ यार, हम पहले हम बोल, तो ठीक है निगमनात्मक ही लिखा है और अगमनात्मक तरीका है। तो हम बताए तुम लोग को मोबाइल में देख के पढ़ने लग जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं मोबाइल में गलत दिखता है, छोटा दिखने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो शोध में निगमनात्मक और आगमनात्मक दो महत्वपूर्ण विधियां होती है। इसमें की चर्चा इस प्रकार है। निगमनात्मक विधि को टॉप डाउन दृष्टिकोण या स्पष्टीकरण सत्यापन भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण सिद्धांत शामिल है। सिद्धांतों के आधार पर परिकल्पना में तैयार की जाती है कि तब सिद्धांत को मान्य अमान्य करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। इस पद्धति का ध्यान चरों के बीच के कारण और प्रभाव पर संबंध है। निगमनात्मक विधियां मुख्य रूप से शोध के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ स्थितियों में गुणात्मक दृष्टिकोण भी नियोजित किया जा सकता है। निगमनात्मक विधि अधिक संरचित है क्योंकि एक स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य जिसे प्राप्त करना, और आगमनात्मक विधि की तुलना में कम समय लेने वाला है। निगमनात्मक विधि में परिणामों की सामान्यीकरण और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े आकार का प्रतिदर्श लिया जाता है, जिससे कि आपका जो शोध आप कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो बहुत सही हो। कम लोगों में से ले लेंगे, जैसे 10 लोग में से एक लोग को चुनना और 100 लोग में से एक लोग पे चुनना। ये आपको दिखाता है कि आपका जो है वो, आपकी जो विश्वसनीयता है प्रोजेक्ट की, वो अच्छी है। आगमनात्मक विधि आगमनात्मक विधि आगमनात्मक विधि बॉटम अप दृष्टिकोण या खोज की विधि भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नए सिद्धांत प्राप्त करना शामिल है। यह विधि आमतौर पर शोध प्रश्न का शुरू होता है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान के दायरे को निर्देशित करना है, कि अनुसंधान के दायरे को निर्देशित किया जाता है। जिसमें फिर आगमनात्मक विधि में मुख्य रूप से एक नवीन घटना की खोज या एक नए परिप्रेक्ष्य की घटना का अध्ययन करना शामिल है। मतलब घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि जिस चीज़ों पर पहले शोध हो चुका हो उसी पे आप नए पॉइंट्स का खोज करने की कोशिश करो। ऐसा करने में आगमनात्मक विधि अनुसंधान के गुणात्मक तरीके का उपयोग करता है। आगमनात्मक विधि कम संचरित और अधिक समय लेने वाली है। जब निगमनात्मक विधि के साथ तुलना की जाती है तो ये अधिक समय लेती है, जैसा कि ऊपर पहले बता दिया गया था। आगमनात्मक विधि सामान्यीकरण में कम संबंधित है और अनुसंधान के संदर्भ में समझने के लिए अधिक केंद्रित होता है। ये चीज़ हमें पता लगता भी नहीं, जीवन में कभी पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत टेढ़ी चीज़ है। इसका तो इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, हो सकता है कभी असाइनमेंट में आ जाए ये सब चीज़ें। सिद्धांत के परीक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित करती है, कि जो परीक्षण है उसका मुख्य ध्यान है इसका सिद्धांत को पे। ये नया सिद्धांत बनाने का मुख्य ध्यान केंद्रित करता है। इसका हमेशा नया सिद्धांत बनाने का रहता है। टॉप डाउन दृष्टिकोण अपनाया जाता है, टॉप अप बॉटम अप्रोच अपनाया जाता है। निष्कर्षों को सामान्यीकरण की सुविधा के लिए एक बड़ा प्रतिदर्श लिया जाता है, सामान्यीकरण पर कम ध्यान दिया जाता है। अधिक संचरित और कम संचरित रहती है, कम समय में संपन्न की जाती है और कम समय खर्चीला प्रक्रिया है। तो गाइस प्रमुख संचार आ चुका है। तो गाइस आ गया हमारा अंत, सारांश आ चुका है। तो बीपीसीसी 105 का 1 यूनिट तो हम लोग ने कंप्लीट किया। फिर हम लोग आएंगे समस्या और परिकल्पना की तरफ। तो हम आपको एक बात बता दें कि बीपीसीसी 105 मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ये कोई आम कोर्स नहीं है। इसमें बड़े बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर्स लेक्चरर्स भी बहुत सही आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है यूरोपियंस के द्वारा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो 100% सही रहे। कई बार चीज़ें आगे चल के यहाँ पे एक चीज़ का एक अर्थ रहता है और आगे चीज़ के वो उस चीज़ों का अर्थ बदल जाता है। तो क्योंकि साइकोलॉजी का जो डेवलप्ड हुई बहुत अच्छे से वो यूरोपियन कंट्रीज में हुई, तो इस चीज़ से मेरा कोई इतना एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम ऐसे जो पढ़ाते हैं वो बहुत प्रोफेसर्स लेवल का रहता है। लेकिन हाँ, आपको क्लियरिफाई करने के लिए चीज़ों को उतना तो हम पढ़ा देते हैं आप लोग को, लेकिन इतना हाई लेवल का नहीं रहता जितना आप कह सकते हो। और ये सब जो टॉपिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा खुद पढ़ना पड़ता है, 4 चीज़ सर्च करनी पड़ती है, 4 चीज़ों को समझने के लिए 10 वीडियोस और देखने पड़ता है। तो बहुत इन डीप कोर्स है ये और बहुत डीप सब्जेक्ट्स है ये। आपने लेके इसमें फंसे हो तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ो, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, बहुत अच्छे से लोगों के बिहेवियर को और अदर चीज़ को माप पाओगे और आगे चल के इस फील्ड में कुछ बन पाओगे। तो ये फील्ड में बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारना पड़ता है, फील्ड में सब में हाथ पैर मारना पड़ता है। फिर वो IIT हो या नीट हो या कोई भी कोर्स हो, फिर इकोनॉमिक्स हो या क्या बोलते कॉमर्स हो
या फिर कोई भी हो फाइन आर्ट्स, तो सब में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे कोई हवा में कोई कोर्स उड़ के आता नहीं और ऐसे पूरा नहीं हो जाता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, हर चीज़ ये वीडियो से समझ में आती है। तो वीडियो में लोग आंसर दे देते हैं, इग्नू वाला ऐसे बोलते हैं मोबाइल में आना वीडियो बनाना और चल जाना। तो चीज़ों को समझना पड़ता है बस, और 4 जगह सीखना पड़ता है और 4 जगह की राय लेनी पड़ती है। तो हर चीज़ मेरे तक मत रुकना, हमसे आगे भी बढ़ना और चीज़ों को समझना। और वीडियो में कोई भी डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चले। और वीडियो पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन जरूर और अच्छा से अच्छा मिलता रहे, जिस पे मैं हमेशा नए से नई वीडियो लाता रहूँ, आपको पढ़ाने के लिए और मेहनत करूँ। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। जाओ पढ़ाई करो आप।